हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। आज मैं लर्न लॉ चैनल के माध्यम से जो ये वीडियो बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूं जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद जो लोग कोर्ट के अंदर केसेस कंटेस्ट कर रहे हैं वो अपने केसेस को बहुत जल्दी कोर्ट के अंदर निपटा सकते हैं, उनमें फैसला ले सकते हैं और एक बहुत बड़ा वक्त अपनी जिंदगी का भी सेव कर सकते हैं। आइए वन बाय वन इन तमाम टिप्स को मैं आपको बताता हूं। जब भी आप किसी केस को किसी भी एडवोकेट के पास लेकर जाते हैं, आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस मैटर के ऊपर आप कोर्ट के अंदर केस कंटेस्ट करना चाहते हैं, क्या आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है। और अगर आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज है तो ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एडवोकेट को पूरी डिटेल्स, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर विद डेट एंड टाइम अपने एडवोकेट को आप डिस्क्लोज करें। आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर वर्बली अपने एडवोकेट्स को कम्युनिकेट करते हैं। यहां पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि अपने एडवोकेट को आप जो भी चीज दें वो लिख कर दें। आप अपनी सरल भाषा में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आप भाषा जानते हैं, आप उसमें पूरी एक कहानी अपने एडवोकेट को दें, ताकि कल को जब आपके एडवोकेट कोई भी केस को ड्राफ्ट करें या किसी भी केस को डिफेंड करें तो उनके सामने सारे पॉइंट्स और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन राइटिंग प्रेजेंट होने चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि हम जो चीजें बताते हैं वो बतानी, हमने 10 पॉइंट अपने एडवोकेट को बताए, एडवोकेट ने जब केस को ड्राफ्ट किया या उस केस को डिफेंड किया तो सिर्फ 8 पॉइंट उनके पास रह गए, 2 उनके जहन से निकल गए। और जब जज साहब के साथ हम पहुंचे हैं तो पता लगा कि उन 8 में से भी जज साहब 6 ही समझ पाए, 2 वहां से मिस हो गए। जिन 4 पॉइंट्स को इस कम्युनिकेशन के अंदर हमने लूज किया है उसका असर हमारे केस के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। नंबर 2 पॉइंट, आज एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास जो है गूगल। आप इंटरनेट पर, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर आप अपने केस को सर्च करिए। मान लो आपको चेक बाउंस के मैटर्स के बारे में केस कंटेस्ट करना है तो आप उसमें डालिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 138। आपको उससे रिलेटेड तमाम कानून हिंदी, इंग्लिश भाषा, जो भाषा आप समझते हैं उसके अंदर आपको अवेलेबल है। सबसे पहले आपको वो कानून खुद समझना है, उसका बेसिक आपको समझना है, ताकि आप किसी भी एडवोकेट से जब बात करने जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड हो, या कम से कम आप एक आम इंसान की तरह अपने एडवोकेट के पास बात करने ना जाएं। अगर वो कहीं पर भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आसानी से मिसगाइड नहीं किया जा पाएगा। नंबर 3 पॉइंट यह है कि जब भी आप किसी केस को कंटेस्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे एडवोकेट को अप्रोच करें जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। एडवोकेट्स की अपनी एक्सपर्टाइज होती है। कुछ लोग क्रिमिनल मैटर्स में बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज रखते हैं, कुछ सिविल मैटर्स को करते हैं, कुछ मैट्रिमोनियल या कुछ रिकवरी मैटर्स को करते हैं, कुछ टैक्सेशन के मैटर्स को टेकअप करते हैं। आपका मैटर जिस भी यॉनर के अंदर आता है, जिस श्रेणी के अंदर आता है, आप उसके एक एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलिए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप किसी एक इनकॉम्पिटेंट एडवोकेट को हायर कर लें जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, और बाद में क्या होता है कि ये एडवोकेट, क्योंकि इन्हें उसकी नॉलेज नहीं है, तो आने वाले वक्त में जब वो कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं तो बार बार वो तारीखें लेते रहते हैं और जज साहब से कानून ढूंढने के नाम पर वजह से वो तारीख लेते हैं, जिसका असर आपके कोर्ट केस पे पड़ता है। अगर आपकी कुछ तारीखें भी वकील साहब ने बिना किसी वजह के लिए हैं तो एक तारीख 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने तक की होती है और सालों उस तारीख की वजह से केस आपका लंबा हो जाता है। एक और चीज जो मैं यहां समझता हूं, जब आप अपने एडवोकेट को केस दे देते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब हमने एडवोकेट को अपनी फाइल दे दी है, उसको पैसे दे दिए हैं, अब एडवोकेट का काम है उस केस को कोर्ट के अंदर कंटेस्ट करना। और फिर होता क्या है कि हम अपने केस को फॉलो अप करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम अपने एडवोकेट्स को कॉल नहीं करते, चैम्बर में जाके उनसे मिलते नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मेरा भी अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो लिटिगेंट ज्यादा एडवोकेट के टच में रहते हैं, उन्हें अवेयर कराते रहते हैं, उन्हें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बार बार रिपीट कराते रहते हैं, तो उनकी फाइल्स के ऊपर एडवोकेट्स का भी ज्यादा फोकस रहता है और उनकी फाइल्स में जो भी फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस और लॉ है वो
कोर्ट में एडवोकेट को बताने में भी आसानी होती है। और अगर आप हर तारीख पर अपने केस के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो आपके एडवोकेट को भी एक अच्छी सपोर्ट मिलती है और आपको भी अपने एडवोकेट से एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोर्ट के अंदर एक नए सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो आपके एडवोकेट को नहीं पता है। आपका एडवोकेट कानून जानता है लेकिन कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस जो आपने नहीं बताया, एडवोकेट को नहीं पता, जज साहब को तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं पता होगा। तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर उसी वक्त में अगर आप कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो आपका एडवोकेट आपसे पूछ के कोर्ट को आसानी से एड्रेस कर सकता है और आपकी उस दिन की प्रोसीडिंग कामयाब हो जाती है और आपके एडवोकेट को तारीख नहीं लेनी पड़ती। तो आपको भी हर तारीख पर अपने कोर्ट में अपने केस के अंदर जरूर अपीयर होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से कोई भी फैक्ट छुपाना नहीं चाहिए। आपने कोई भी क्राइम किया है, आप चाहे सही हैं या आप गलत हैं, आपने जो भी आपकी केस से जुड़े हुए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, आप अपने एडवोकेट को जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी चीज आपने जो छुपाई है, कोई भी चीज जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर वो चीज सामने आती है तो उसका असर आपके केस पे पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर केस लंबे हो जाते हैं और बहुत सारी तारीखें हमारी बिना वजह खराब हो जाती हैं, क्योंकि एडवोकेट के पास उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की कोई तैयारी नहीं होती और फिर उन्हें बाद में संभालने में, उन्हें समझने में और उनका जवाब देने में एडवोकेट को बहुत सारी तारीखों को टेकअप करना पड़ता है। आप अगर कोई भी केस कोर्ट के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरी यहां पर एक एडवाइस ये है कि कभी कभी अपने एडवोकेट को भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने एडवोकेट से शिकायत करते रहते हैं कि वकील साहब आप केस में काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उनकी फाइल में काम चल क्या रहा है, कोर्ट केस में हो क्या रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपके पास अपने केस की एक कंप्लीट फाइल जरूर होनी चाहिए। आप अपने एडवोकेट से जो भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी पेपर वर्क है, उसकी एक कॉपी जरूर लेकर रखें और फिर उसे किसी भी एडवोकेट से क्रॉस चेक कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका केस अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप टाइमली अपने केस को संभाल सकें, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी तारीखें भी बच सकती हैं। जब भी आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं, अपने केस में एंगेज करते हैं, मेरा यहाँ पर यह मशवरा है कि उससे अपनी प्रॉपर फीस आप जरूर कंसल्ट करिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी एडवोकेट ने मान लो किसी केस के 50,000 रुपए मांगे हैं और फिर आपने उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन नहीं किया कि इस 50,000 रुपए के अंदर क्या ड्राफ्टिंग की फीस इंक्लूडेड है, क्या मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है और मुझे कितने पैसे आपको पहले देने हैं और हर तारीख पर कितने पैसे देने हैं और केस को फाइनल होते वक्त कितने पैसे देने हैं। ये फीस आपको जरूर तय करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फीस आप अपने एडवोकेट को नहीं देते हैं या आपने सही तरीके से उसको समझा नहीं कि कब किस स्लैब में कितनी फीस देनी है। आपके एडवोकेट आपसे फीस मांगते हैं, आप कहते हैं हम अगली तारीख पर देंगे और जिसकी वजह से एडवोकेट भी उस केस को लंबा करते रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूं कि अक्सर आर्गुमेंट्स के नाम पर बहुत सारी डेट्स खराब होती हैं। आप कोशिश ये करें कि अपने एडवोकेट को कन्विंस करें कि रिटन आर्गुमेंट फाइल की जाए। रिटन आर्गुमेंट सिविल केसों में भी फाइल की जा सकती है और क्रिमिनल केस में भी फाइल की जा सकती है और रिटन आर्गुमेंट फाइल करने का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आप एक ही तारीख पर अपनी पूरी आर्गुमेंट आप लिखकर जज साहब को दे देते हैं और उसमें तमाम पॉइंट्स को आप जो भी सिलसिलेवार आपके सामने आपके केस के लिए जरूरी है आप उसमें एड ऑन करते हैं, आप लिखते हैं और जज साहब भी उन सब पॉइंट्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि ओरल आर्गुमेंट में बहुत सारे पॉइंट जज साहब भी मिस कर देते हैं। आप कहना कुछ चाह रहे थे, जज साहब ने कुछ और समझा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जिस दिन आपकी फाइनल आर्गुमेंट की कोई तारीख है तो आप पहली ही तारीख में जज साहब से इजाजत लेके रिटन आर्गुमेंट फाइल कर दें। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं, आप इनको फॉलो करते हैं, इन टिप्स को आप यूज करते हैं, तो आप अपने केस की बहुत सारी तारीखों को आप बचा सकते हैं। आपने अगर 10 तारीखें भी बचाई हैं और एक तारीख में 4 महीने लगते हैं तो आप बहुत आराम से समझिए कि आपने 40 महीने बचा लिए, यानी कि आपने 3-4 साल अपने केस के और अपनी लाइफ के सेव किए। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप यूज करके आप अपना वक्त, अपना केस और अपनी लाइफ सब कुछ सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज इस टॉपिक को कंक्लूड किया है। इसके बाद भी
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।